हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। आइए जानें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रारंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए। तो ब्रिटिश सत्ता यानी कंपनी, अंग्रेज, जिससे भी नाम से हम उन्हें जानते हैं, तो जब प्रारंभिक वर्षों में जब वो भारत आए तो पहले से ही धीरे धीरे उनके विरुद्ध कौन कौन से संघर्ष और विद्रोह हुए। तो हम देखते हैं सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, हो तथा मुंडा का विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह आदि यानी इसके आगे भी आपकी बुक में दे रखे हैं और विद्रोह। तो इनमें से हम कुछ विद्रोह के बारे में जानते हैं, जैसे कि सन्यासी विद्रोह। आम नागरिक से बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह कैसा था? महत्वपूर्ण था। आम नागरिक विद्रोह से बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह कैसा था? महत्वपूर्ण था, क्योंकि ना वहाँ के जो सन्यासी थे, शांत सन्यासी थे, जब ब्रिटिश सत्ता ने वहाँ के तीर्थ स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया और बंगाल में पड़े अकाल पर भी वहाँ की जनता के लिए कोई सहायता राशि नहीं दी। उसके विपरीत उनसे ना लगान वसूल करना, अधिक मात्रा में उनका शोषण करना, ये सब होता रहा बंगाल में। तो वहाँ के संत सन्यासियों ने और वहाँ आम जनता ने मिलकर क्या कर दिया? वहाँ पर विद्रोह कर दिया। वो विद्रोह एक बहुत बड़ी संख्या में था, यानी बहुत ज़्यादा जनसमूह में था। तो ये विद्रोह लंबे समय तक चला, लेकिन गवर्नर वारेन हेस्टिंग के अथक प्रयासों के बाद इस विद्रोह को क्या दबाया जा सका। अब हम देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह क्या है? छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी जमीन सिख और मुस्लिमों को दे दी गई। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी जमीन किसको दे दी गई? सिख और मुस्लिमों को दे दी गई। इसका एक और कारण था। एक तो ये कारण मैंने आपको बता ही दिया कि उनकी कोलों की जमीन किसको दे दी गई? सिख तथा मुस्लिमों को दे दी गई। तो वहाँ के छोटा नागपुर के कोलों ने क्या करा? विद्रोह किया। इसका एक और कारण था कि उन कोलों पर भूमि प्रतिबंध, लगान वसूली, साहूकारी व्यवस्था आदि से क्या परेशान होकर नागपुर के कोलों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 1831 में आसपास के सिंह भूमि क्षेत्र, रांची, प्लामो, हजारीबाग, मानभूमि आदि पर इनने क्या करा? विद्रोह कर दिया। और इन जगह पर क्या कर दिया उन्होंने? अंग्रेजी शासन मुक्त उस छोटे नागपुर को कर दिया। उसके बाद क्या होता है? जो कोल विद्रोह कराता उसके नेता कौन कौन थे? बुद्धो भगत एवं उनके पुत्र थे। तो इस विद्रोह में बुद्धो भगत तथा उनके पुत्र के साथ अन्य 150 लोग, आदिवासी लोग क्या हुए? मारे गए। लंबे समय के बाद, लंबे सशक्त प्रयासों के बाद ही कोल विद्रोह को क्या दबाया जा सका या बंद किया जा सका। अब हम देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्या था? आदिवासियों द्वारा चलाए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह किसका था? संथालों का विद्रोह था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र उन्होंने दमन ए कोह के नाम से क्या कर दिया? उसका भागलपुर से लेकर राजमहल तक के बीच का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का आदिवासियों ने, संथालों ने क्या नाम रख दिया? दमन ए कोह के नाम से जाने लगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? सीधो तथा कान्हो। संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? सीधो तथा कान्हो संथाल विद्रोह के क्या थे? नेता थे। संथालों ने क्यों विद्रोह किया? इन्होंने भी, आदिवासियों ने भी साहूकारी व्यवस्था से नाराज होकर, भूमि लगान से नाराज होकर विद्रोह किया था। 1856 में लंबे समय के प्रयासों के बाद ही संथाल विद्रोह को क्या दबाया जा सका। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे एवं ये आंदोलन क्यों असफल हुआ? तो सबसे पहले हम देखते हैं सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण।
1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके क्या क्या कारण थे। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण, तो ये सामाजिक कारण किन किन कारणों से बना, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि विलियम पेटिक और डलहौजी ने जब भारत आकर भारत की रूढ़िवादी जो परंपराएं थीं, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह आदि पर क्या रोक लगा दी या उन्हें समाप्त कर दिया। तो उन्हें समाप्त करने के बाद जो हमारे समाज में रूढ़िवादी लोग होते हैं उन्हें ना क्या बेकार लगा या उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं या हमारी सामाजिक जीवन में क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो सामाजिक का ये एक क्या कारण बना, सामाजिक कारण बना। इसके बाद सामाजिक कारण में ही हम दूसरा कारण देखते हैं कि जो गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो ना भारतीयों को काले सुअर जैसे बोल उनसे बोले जाते थे, उन्हें होटल और क्लबों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो इनसे भी क्या आम भावनाओं में, आम जन में आंदोलन का विकास हुआ, यानी आंदोलन के लिए आकर्षित हुए। और मतलब अगर किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई बात आती है तो वो उसके लिए उसके विपरीत आलोचना करता है या उसके विरुद्ध खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सामाजिक कारण हमारे 1857 की क्रांति का बना। तो इसी प्रकार हमारे सामाजिक कारण में दो कारण आ गए हैं कि विलियम पेटिक और डलहौजी द्वारा हमारी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। तो इससे क्या रूढ़िवादी लोग क्या स्वतंत्रता संग्राम के लिए, मतलब 1857 की क्रांति के लिए क्या उन्हें लगा कि ये गोरे लोग हमारी सामाजिक परंपराओं से क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने लगे। दूसरी तरफ सामाजिक कारण में ये आता है कि जो गोरे थे, जो अंग्रेज थे, वो भारतीयों से अपशब्द कहते थे, जैसे कि उन्हें काले सुअर ऐसे बेकार शब्द कहकर उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें होटलों क्लबों में क्या प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो ये सब कारण क्या बनते हैं, हमारे 1857 की क्रांति के कारण बनते हैं और ये सामाजिक कारण में आते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या आता है कि राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया राजनीतिक में कि जो भी राजा के संतान नहीं हैं या वो अपने गोद लिए हुए पुत्र यानी दत्तक पुत्रों को वो अपना शासन या अपना राज्य सौंप रहे हैं, तो लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि जिस भी राजा की अगर अपनी कोई संतान नहीं है तो वो अपना उसका राज्य है ना अंग्रेजी शासन में क्या मिला लिया जाएगा। जबकि भारत में पहले से ही ये परंपरा चली आ रही थी कि अगर किसी भी राजा के कोई संतान नहीं है तो वो किसी अपने गोद ले या दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हो पुत्र, वो अब किसी को भी अपना गोद या अपनी इच्छा से गोद लेकर अपना राज्य उसको सौंप सकता है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसको समाप्त कर दिया और जिसके भी अपनी कोई संतान नहीं थी तो उसका राज्य किसमें, अंग्रेजी शासन में मिलाया जाएगा। ऐसे लॉर्ड डलहौजी ने नीति बनाई जिसमें सतारा, झांसी और जोधपुर जैसे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। राजनीतिक कारण में ही एक दूसरा कारण आता है कुशासन का आरोप। अंग्रेजी सरकार ने अवध के नवाब पर किसका आरोप लगाया, कुशासन के इनको ना शासन करना नहीं आता। तो अंग्रेज के जो नवाब थे, अवध के जो नवाब थे वो कैसे थे, वो मतलब साहित्य प्रेमी थे, अपने गाना बजाना कविताओं आदि से प्रेम करते थे और अवध में भी यही सब चलता था। चित्रकारी, कला प्रेमी, कविताएं, गाने, आर्ट और आर्किटेक्चर आदि चीज़ें अवध में चलती थी। तो वहाँ के नवाब भी इन्हीं कामों में लीन रहते थे। तो जब अंग्रेज अवध आए तो अवध के नवाब से क्या भेंट करते हैं और उनसे कहते हैं आप तो बड़े समृद्ध हो, आपका राज्य भी समृद्ध है, तो आपको जो आपके आसपास जो राजा हैं
उनसे कभी भी कोई खतरा हो सकता है, वो आपके ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो अवध के नवाब कहते हैं ये तो सही बात है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम अपनी एक सेना की टुकड़ी को आपके राज्य में रखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अवध के नवाब पूछते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो अंग्रेज बताते हैं इसके लिए आप हमारे लिए कुछ पैसे, कुछ भत्ता जैसा हमारी सेना को दे दिया करना। तो अब अंग्रेज बोलते हैं अवध के नवाब से कि ये सब बातें हमें बताएगा कौन, हम तो वहाँ लंदन में बैठे, हमें बताएगा कौन। तो हम यहाँ पर अवध में एक रेजिडेंट बना देते हैं जिसमें हमारी सेना रहेगी, वो सब हमारे लिए क्या करेगी, बताती रहेगी। तो जब अवध में रेजिडेंट बना तो वहाँ पर जो अंग्रेजी अधिकारी थे तो उन्होंने देखा कि ये अवध का नवाब तो ना तो अपनी प्रजा पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना युद्ध पर ध्यान देता है, ये किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो तो साहित्य प्रेमी थे, तो वो अपने आर्ट पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उन्होंने ऐसा सब लिखकर इंग्लैंड अपने अंग्रेजी अधिकारियों को भेजा। तो अंग्रेजी अधिकारियों ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया कि इनको शासन करना नहीं आता, और उन्हें कहाँ भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। तो जिससे उनकी जो प्रजा थी, तो अवध में, वैसे अवध में देखा जाए तो आर्ट और आर्किटेक्चर ज़्यादा थे, तो उस प्रजा को क्या बुरा लगा। तो वहाँ की 70% जनता क्रांति के लिए आगे आई, या अंग्रेजों के ऊपर उनका क्या गुस्सा फूट पड़ा, तो वो क्रांति के लिए क्या आगे आई और उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या लिया, भाग लिया। अब हम तीसरा देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखा जाए तो आर्थिक कारण में शोषणकारी नीति, आर्थिक कारण में अंग्रेजों ने शोषणकारी नीति जैसे कि भू राजस्व, लगान अधिक वसूली करना, साहूकारी व्यवस्था, इन सब से क्या अंग्रेजों ने आम जनता को क्या परेशान कर रखा था, जिससे वहाँ के लघु और कुटीर उद्योग कैसे बंद हो चुके थे, वहाँ के लघु और कुटीर उद्योग बंद हो चुके थे। और अकाल पड़ने पर भी, आर्थिक परेशानी होने पर, अकाल पड़ने पर भी अंग्रेजी शासन भारतीयों का कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की मदद या हेल्प नहीं करता था, जबकि समय पर उनसे लगान वसूली करना, उनकी ज़मीनों को किसी भी तरीके से साहूकारी व्यवस्था से अगर वो लगान नहीं दे पा रहे तो हड़पना, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो इस कारण भी भारतीय क्या होते हैं, अंग्रेजों के लिए उनके हृदय में क्या गुस्सा या उनके विरुद्ध संघर्ष आदि करने का भी 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया। अब हम देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या होता है, जो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, तो अंग्रेजों ने उनसे माथे पर तिलक लगाना और चोटी रखना और पगड़ी पहनने पर क्या कर दी, रोक लगा दी। जो हमारे भारतीय सैनिक थे, जो हमारी परंपरा के अनुसार माथे पर तिलक लगाते थे, चोटी रखते थे, पगड़ी पहनते थे, तो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, तो अंग्रेजों ने उन पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। इससे क्या है ना, वो थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्हें हेड लगाने का क्या दिया, परमिशन दी। अब हेड तो कोई बड़ी बात नहीं है लगाना, लेकिन वो लगा भी सकते थे। लेकिन जो हेड होता है उसमें क्या एक तुर्रा लगा रहता है, तुर्रा लगता है, जो किससे बनाया गया था, गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था। तो इससे क्या उनकी धार्मिक भावनाओं को क्या ठेस पहुंची और वो उनने उसे लगाने से मना कर दिया। तो इस प्रकार सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ना तो वो अपना वो हेड लगाएंगे, और वो अपने अगर सेना में रहेंगे तो अपने माथे पर तिलक, चोटी रखना और पगड़ी बांधना ये सब करेंगे। तो इसने सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब हम देखते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या होता है कि जो सेना में भारतीय लोग थे, तो उनके लिए वो ऊंचे पद नहीं थे। वो ऊंचे पद किसके लिए थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, उन्हीं के लिए सेना में ऊंचे पद थे, जबकि भारतीयों को सेना में ऊंचे पद नहीं थे। और अगर कोई ऊंचा पद दे भी दिया जाए तो वो किसका पद होता था, भारतीयों के लिए सूबेदार का। तो इसकी मासिक वेतन कितनी होती थी, 60 से 70 रुपये, जबकि
अंग्रेजों के लिए ऊंचे पद, आमीन जैसे ऊंचे पद होते थे, इनका मासिक वेतन 500 से 600 होती थी, जिनसे भारतीय सैनिकों कैसे थे, नाराज थे। तो ये प्रशासनिक कारण भी एक हमारे 1857 की क्रांति का कारण बना। अब हम देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या होता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो जो ईसाई मिशनरी होते हैं वो जगह जगह घूमकर ईसाई धर्म का क्या करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे। तो भारतीयों को कहीं ना कहीं क्या लगा कि ये हमारे धर्म का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या हमारी धार्मिक आस्था से क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये धार्मिक अंग्रेजों ने एक और आदेश निकाला कि जो भी हमारा ये ईसाई धर्म नहीं मानेगा तो उसके बाद जो उसके पुत्र को जो उसका राज्य या शासन मिलता है तो वो उसे नहीं दिया जाएगा। जो हमारा ईसाई धर्म मानेगा वो ही अपने पुत्र को अपना राज्य दे सकता है। तो ये भी एक धार्मिक कारण बना। दूसरा धार्मिक कारण क्या बना कि सैनिकों को कहीं भी भेजा जाए। जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, उन्हें कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता था, तो समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। तो उस समय हमारे भारतीयों को समुद्र पार जाना उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना था या वो उसे गलत समझते थे। तो इस प्रकार क्या ये धार्मिक कारण भी हमारी 1857 की क्रांति का कारण बना। अब ये सब कारण 1857 में ही नहीं मतलब उसी समय तत्काल नहीं बने। तत्कालिक कारण तो हमारा क्या बना था, तत्कालिक कारण हमारा बना था चर्बी वाले कारतूस। ये सब कारण तो जब भारत में अंग्रेज आए और धीरे धीरे उनने हमारे समाज में, राजनीति में, आर्थिक जीवन में, सैनिकों में, प्रशासन में, धार्मिक में उनने हस्तक्षेप करना शुरू करा। तो जब से धीरे धीरे ये मतलब अंग्रेजों के प्रति अपना रवैया उनका या फिर अंग्रेजों के विद्रोह संघर्ष की भावना धीरे धीरे जब इससे प्रचलित होती चली गई। लेकिन ये सब आक्रोश कब फूटा, 1857 में। ये 1857 में कारण नहीं बने थे, ये कारण पहले से ही चले आ रहे थे। बस उन्हें एक मौका नहीं मिल रहा था अपनी इस गुस्सा को बाहर निकालने का या अपने आक्रोश को बाहर निकालने का। तो ये सब कारणों का गुस्सा आम जनता का कब निकला, 1857 में। तो 1857 में ऐसा क्या हुआ कि ये सब इस जो आग लग रही थी उसे कहीं ना कहीं उसमें किसी ने घी का काम कर दिया। तो ये इनको एक राह मिल गई क्रांति करने की, जबकि ये कारण तो लंबे समय से चले आ रहे थे। तो 1857 में क्या होता है कि सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को एक विशेष प्रकार की क्या राइफल दी गई, जिसे ना इसको मुंह से छीलना था। तो जब वो उसे मुंह से छीलते थे उसमें क्या, उस कारतूस को जब वो मुंह से छीलते थे तो उसमें क्या चर्बी लगी हुई थी गाय और सुअर की। तो ये हमारी धार्मिक भावना के खिलाफ था। तो जब ऐसा करने को कहा गया भारतीय सैनिकों से, तो मंगल पांडे नामक सैनिक ने गुस्से में आकर 3 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। तो इससे मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया। जब मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ाया गया तो सभी सैनिकों में ये गुस्सा या ये आक्रोश क्या फूट पड़ा, और ये 1857 में हमारी स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति शुरू हो गई। तो ये सब कारण किसके थे, 1857 की क्रांति के थे। अब हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी वो असफल क्यों हुई। अब हम देखते हैं कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण। तो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जितना तीव्र गति जितनी बड़ी मात्रा में अधिकांश जगहों में हुआ था, लेकिन ये असफल क्यों हो गया, इतना बड़ा आंदोलन असफल क्यों हो गया। तो सबसे एक पहला नंबर कारण आता है योजना का अभाव। तो योजना के अभाव में क्या होता है, जब ये सब कारण बन रहे थे तो एक समय निश्चित किया गया कि 31 मई 1857 में ये क्रांति क्या थी, शुरू होने वाली थी। लेकिन जो मैंने आपको तत्कालिक कारण बताया था, चर्बी वाले वो
मंगल पांडे की हत्या कर दी गई, तो वो तत्कालिक कारण बना। तो ये क्रांति समय से ही पहले क्या हो गई, शुरू हो गई। जो 31 तारीख को होने वाली थी वो कब शुरू हो गई, 10 मई को। 10 मई को शुरू हो गई। अब जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल का 1 जुलाई से खुलना है, मान के चलिए 1 जुलाई से खुलना है। अगर वो हमारा स्कूल समय से पहले जैसे 15 जून से शुरू हो जाए या 18 जून से शुरू हो जाए, तो अधिकांश बच्चों को पता नहीं चलेगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, किसी को पता ही नहीं है। तो उसी प्रकार ये क्रांति का भी ऐसे ही हुआ कि जब ये क्रांति 31 मई 1857 में होने वाली थी, तो चर्बी वाले कारतूस के कारण ये समय से पहले 10 मई को ही क्या हो गई, शुरू हो गई। तो इस क्रांति की खबर कहीं कहीं क्रांतिकारियों को पता चली, किसी को नहीं पता चली, किसी ने भाग लिया, किसी ने नहीं लिया, तो ये योजना नहीं बन पाई, इसलिए क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। दूसरा कारण देखते हैं हम, संगठन का नेतृत्व का अभाव। अब जो अलग अलग जगह पर संगठन के जो लड़ाई लड़ रहे थे संगठन, जैसे दिल्ली में अलग हो रही है, मेरठ में अलग हो रही है, उनमें क्या एक मेल नहीं था, एक समन्वय नहीं था, उनमें एक कोई नेता नहीं था जो सभी संगठन को आदेश दे रहा हो। सब अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए, अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए क्या लड़ रहे थे, अपनी अपनी जगह पर उन्होंने क्रांति शुरू कर दी थी। तो छोटे छोटे हिस्सों में वो बंटकर क्रांति कर रहे थे, तो टुकड़ों में। तो अंग्रेजी प्रशासन ने उन क्रांतियों को वहीं के वहीं क्या कर दिया, दबा दिया। वो एक बड़ा रूप नहीं ले पाई, उन्हें किसी के नेतृत्व का अभाव रहा, किसी ने उन्हें गाइड नहीं किया, नेतृत्व नहीं किया कि हमको ऐसा करना है, इसके बाद वहाँ जाना है, ये करना है, ये कुछ योजना ही नहीं बन पाई। तो इस क्रांति को क्या अंग्रेजी ब्रिटिश सत्ता ने आसानी से क्या कर दिया, दबा दिया। तीसरा, सीमित संसाधन। अब भारतीयों के पास उस समय तीर, तलवार, भाले, फरसा यही संसाधन थे, जबकि अंग्रेजों के बाद गोला, बारूद, बंदूक ऐसे संसाधन थे। अब उनके आगे के भारतीय सैनिक ज़्यादा समय तक नहीं टिक सके। भारतीयों के पास तो खाने का ही भोजन भी क्या था, सीमित था, और लेकिन अंग्रेजी सेना के पास तो जो था उसके बाद उनके पास दोबारा आ जाता था, उन्हें संसाधन की कोई कमी नहीं थी। तो सीमित संसाधन भी एक हमारी असफलता का कारण बना। नंबर 4 पर आता है आम जन का पूरी तरह सम्मिलित नहीं होना। तो ये क्रांति हुई थी, तो इसमें सभी लोगों ने पूरी तरह भाग नहीं लिया था। जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, शिक्षित लोग थे, वो जानते थे कि इस तरह हम आज़ादी नहीं पा सकते कहीं भी क्रांति करके। इस क्रांति को योजनापूर्ण ढंग से चलाना होगा, जब हम क्रांति पा सकते हैं। तो शिक्षित वर्ग के लोगों ने इसमें ज़्यादा पूरी तरह अपना सहयोग नहीं दिया, और धनी लोगों ने भी इस क्रांति में ज़्यादा सहयोग नहीं दिया। इस तरह आमजन का पूरी तरह हमें सहयोग नहीं मिला, इसलिए 1857 की क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। अब देखते हैं देसी राजाओं का रवैया। अब देसी राजाओं का रवैया, देसी राजाओं में पटियाला, जिद, ग्वालियर आदि राजाओं ने क्या करा, अंग्रेजों का सहयोग दिया। सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया आदि ने क्या करा, अंग्रेजों का सहयोग करा, इसलिए भी हमारी ये क्रांति कैसी हो गई, असफल हो गई। अगर ये देसी राजा उस समय अंग्रेजों का सपोर्ट ना करके, सहयोग ना देकर भारतीयों का सहयोग करते, तो 1857 की क्रांति कैसी हो जाती, सफल हो जाती है, सफलता मिल जाती। लेकिन उस समय के देसी राजाओं ने किसका सहयोग करा, अंग्रेजों का सहयोग करा, और हमारे 1857 की क्रांति कैसी हो गई, असफल हो गई। लेकिन ये क्रांति असफल होने के बाद भी इसने सभी मनुष्य के, सभी मानव के, सभी लोगों के हृदय में एक भावना प्रज्वलित कर दी कि अब सबको लगने लगा था कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेज़ों से क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। तो इसका है ना भारतीय जनमानस में बहुत बड़ा 1857 की क्रांति का क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। सही विकल्प में देखते हैं नंबर 1, कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो नंबर कहाँ पर आता है, वेल्लोर विद्रोह। तो वेल्लोर विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था, ये कौन सा विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। इसका नंबर दूसरा देखते हैं, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम
में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो नंबर कहाँ पे आता है? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इन तीनों ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था, जबकि दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर होगा दिलीप सिंह। तीसरे नंबर पे आता है अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था? तो कहाँ पर आता है? उद्योग नीति, खा पर आता है कृषि नीति। तो कृषि नीति आंसर हमारा सही है, खा नंबर का। कृषि नीति के कारण अंग्रेजों की कृषि नीति के कारण भीलों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न हमारा नंबर 1 पे प्रश्न हमारा है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ पुस्तक में मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है? आनंद मठ में। दूसरे नंबर पर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सीधो तथा कानू ने किया था। किसने किया था? सीधो तथा कानू ने। तीसरे नंबर पे आता है बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रायबरेली के सैयद अहमद। कौन थे? रायबरेली के सैयद अहमद। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 आता है कोल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो आपकी पुस्तक में पाठ 3 के पेज नंबर 27 में कोल विद्रोह लिख रहा है। तो कोल विद्रोह में पूरा दे रखा है कोल विद्रोह कब और कहाँ और क्यों किया हुआ था। जिसका आंसर आप इसमें से लिख लेना। इसके बाद है भारत के उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ सन 1857 ईस्वी का आंदोलन काफी व्यापक था। तो इसी में पार्ट 3 में ही पेज नंबर 31 पर, पार्ट 3 में पेज नंबर 31 पर थर्ड पैराग्राफ में है दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में आंदोलन काफी व्यापक और भयंकर था। तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में नंबर 1 संथाल विद्रोह का वर्णन। संथाल विद्रोह मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में दे रखा है, वो इसका आंसर होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के क्या कारण थे? तो सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के निम्न कारण थे, जैसे कि भारतीय सिपाहियों को कभी भी उनकी पदोन्नति नहीं होती थी, उन्हें ऊंचे पद प्रदान नहीं किए जाते थे, उनकी वेतन कम होती थी, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें कहीं भी युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता था, उन्हें जो बाहर युद्ध करने जाते थे तो उनका भत्ता भी उन्हें नहीं मिलता था, और उस समय समुद्र पार करके उन्हें युद्ध करने भेज दिया जाता था जो उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। तो यही कई कारण भारतीय सेना के सिपाहियों में असंतोष फैलने के थे। सन 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में इसके मुख्य कारण बता दिए हैं। अब हम देखते हैं टिप्पणी। टिप्पणी में है सन्यासी विद्रोह। तो मैंने आपको विद्रोह में समझाया था सन्यासी विद्रोह, वही इसकी टिप्पणी रहेगी। और बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन में देखिए आप पेज नंबर 28, पार्ट 3 में पेज नंबर 28 पर भावी आंदोलन दे रखा है, वो इस विद्रोह का वर्णन रहेगा। थैंक यू। होमवर्क अपने इस पूरे होमवर्क को अपनी फेयर कॉपी में करके अच्छे से साफ राइटिंग में और सही अशुद्धियाँ ना करें और अच्छे से राइटिंग में लिखकर होमवर्क अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। थैंक यू।